स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये आपके अपकमिंग सोशियोलॉजी के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। सोशियोलॉजी में आप सभी को पता है कि 16 एमसीक्यूज यहाँ पर आने वाले हैं और इन 16 एमसीक्यूज में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सर में दर्द कर देते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को देखने के बाद आपका जब एग्जामिनेशन होगा 27th को, तो आप सोशियोलॉजी के बहुत सारे एमसीक्यूज को यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू अगर आप देखोगे तो दिया हुआ है कि द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैव मोबिलाइज्ड अगेंस्ट रूल बाय अ फॉरेन पावर एज वेल एज अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल। रीजन दिया हुआ है कि सिंस कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म हैव यूजुअली बीन इंटरलिंक्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ इंपीरियलिज्म, social movements have simultaneously targeted both these form of exploitations। ठीक है, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन सोशियोलॉजी में असर्शन और रीजन जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहली बात, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, इसने लोगों को मोबिलाइज किया था अगेंस्ट रूल बाय अ फॉरेन पावर कि भाई अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर रूल करती है तो वो गलत है, हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। एज वेल एज अगेंस्ट द डोमिनेंस फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल। ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म वगैरह जो आपको देखने को मिलेगा, इन सब चीजों के खिलाफ हमने आवाज उठाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है, क्योंकि कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म जो है वो इंटरलिंक्ड हैं और इसी वजह से इन दोनों चीजों के ऊपर हमने आवाज उठाई है। कैपिटलिज्म में भी हमने आवाज उठाई है, हमने यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट भी यहाँ पर आवाज उठाई है। रीजन यहाँ पर क्या है, क्यों हमने उनको मोबिलाइज यहाँ पर किया? क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो ब्रिटिश रूल के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड आपको देखने को मिल रही हैं। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे कि रीजन जो है वो यहाँ पर क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सूरत जो कि गुजरात में है, वहां पे एक स्मॉल एपिडेमिक जो है वो यहाँ पर प्लेग का आया था। वो यहाँ पर कब आया था? देखो, जो भी अलग अलग तरीके के बॉक्सेस वगैरह हैं उनको आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो जो प्लेग यहाँ पर फैलता है, चूहों से फैलता है, हमें पता है, और इसके पीछे बैक्टीरिया यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। तो सूरत में जो प्लेग वाली एपिडेमिक आई थी, ये कब आई थी? 1994 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि जो स्पेनिश फ्लू आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर कब आया था, और स्पेनिश फ्लू की वजह से कितनी परसेंटेज वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आपको क्या मिलेगी, वो एलिमिनेट होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और याद रखिएगा, 1911 से लेकर 1921 तक का जो डिकेड है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी थी? ये नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जब बर्थ रेट जो है वो यहाँ पर कम हो और डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो आपको डिक्रीज होती हुई यहां पर दिखाई देगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द थर्ड जेंडर। जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? पहली बात अगर आप देखोगे, थर्ड जेंडर रिफर्स टू दैट सोशल कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर नीदर मेल नॉर फीमेल। बिल्कुल ठीक बात है। In fact, this category present the person having alternate of both genders, male and female। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। The identification of our self as third gender is based on self understanding, however in various situations। ठीक है, लोगों को लगता है कि भैया हम यहाँ पर क्या हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर दोनों चीजों का ऑल्टरनेट आपको देखने को मिलेगा, मेल भी फीलिंग्स हैं, फीमेल भी है, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ ये एसोसिएटेड है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से आपके सामने जो है वो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन यहां पर है। ठीक है, असर्शन रीजन मैं क्यों कराता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बोला गया है कि द इकोलॉजिकल मूवमेंट इज अ डाइवर्स साइंटिफिक सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस अगर आपको करना है तो इसमें साइंटिफिक, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। चिपको मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द इकोलॉजिकल मूवमेंट इन द हिमालयन फुटहिल्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
हेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि द सिविल वॉर दैट हैज रेज्ड इन श्रीलंका सिंस डैश इज पार्शियली बेस्ड ऑन द डिनायल बाय द मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो श्रीलंका है वहां पर दो मेजर ग्रुप्स हैं। मेजॉरिटी जो ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे वो सिंहालीज भाषा बोलते हैं, और जो माइनॉरिटी हैं वो तमिल्स हैं। और सिंहालीज हमेशा जो तमिल लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेट करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या जो सिविल वॉर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, वो कब से शुरू हुआ था? 1983 में। ठीक है, और आप लोगों ने लिट्टे का नाम सुना होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है अगेन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर में आपको जो प्रॉब्लम होगी वो असर्शन और रीजन में ही यहां पर होने वाली है। In those areas where highly Sanskritized caste was dominant, the culture of the entire region underwent a certain amount of Sanskritization. Sanskritization जो टर्म दिया था वो यहाँ पर किसने दिया था? वो दिया था श्री M.N. श्रीनिवास ने, कि भाई लोअर जो क्लास के लोग हैं अगर वो अपर क्लास की प्रैक्टिसेस को यहाँ पर फॉलो करेंगे, है ना, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग संस्कृताइजेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो उस पूरे के पूरे रीजन में जो है संस्कृताइजेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इन रीजन्स वेयर द नॉन संस्कृतिक कास्ट पर डोमिनेट इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रॉन्गर, इसे हम लोग डीसंस्कृताइजेशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों तो अपोजिट स्टेटमेंट है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। हेंस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डैश or tribes were believed to be people of the first where distinctive habitat in the hill and first area shape their economic, social and political attribute। तो मेनली ट्राइब्स को और किस नाम से जानते हैं? नायर जो है वो केरला में मिलेंगे, जना, डिकूज जो नॉन ट्राइबल लोग होते हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें हम लोग डिकूज बोलते हैं। बिरहोर ट्राइब जो है वो बिहार में मिलेगी, खासी जो है वो मेघालय में मिलेंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? जना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द टर्म एग्रेरियन स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, है ना, मतलब रूरल एरिया में या किसी भी एरिया में जो लैंड होल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उसे हम लोग यहां पर क्या करते हैं? उसे हम लोग डिफाइन करते हैं किससे? उसे हम लोग यहां पर बोलते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Agricultural land is the most important productive resource in rural areas. Access to land shape the rural class structure। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? बिकॉज एग्रेरियन स्ट्रक्चर हमने नाम जो है वो इसलिए दिया है क्योंकि जो लैंड देखने को मिलेगा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और इसीलिए रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट जस्टिफिकेशन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया हुआ है Which of the following is are the negative impact of globalization on economic growth? इकोनॉमिक ग्रोथ में ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? बताइए। पहली बात अगर आप देखोगे तो बोला गया कि इंटरडिपेंडेंस ग्लोबलाइजेशन के बाद, है ना, कोई कंट्री अगर एक किसी दूसरी कंट्री को कुछ सामान भेज रही है तो सामने वाली कंट्री उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रही है ना। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्रेट ऑफ सोवरेनिटी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यूएस की कोई कंपनी है हमारे देश में आकर काम कर रही है, हमारे यहाँ पर कुछ अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर चलते हैं, वो यहाँ पर बोलेंगे कि भैया आपको कुछ अलग रूल्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, तो सोवरेनिटी को भी नुकसान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? संस्कृताइजेशन को M.N. श्रीनिवास ने कॉइन किया, बिल्कुल ठीक है। संस्कृताइजेशन ऑफ अ ग्रुप हैज यूजुअली द इफेक्ट ऑफ इंप्रूविंग इट्स पोजीशन इन द लोकल कास्ट हायरार्की। ये केवल एक पोजिशनल चेंज है, ये स्ट्रक्चरल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। संस्कृताइजेशन सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल दैट रेस्ट ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट द वर्क ऑफ थ्योरिसिस्ट इन रिगार्ड टू दी सोशल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट से रिलेटेड जो अलग अलग तरीके की थ्योरीज यहां पर दी गई हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। पहली बात बोली गई है कि डरकिम की जो राइटिंग है वो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के बारे में बात करेगा, फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी मिरर हिज कंसर्न अबाउट हाउ सोशल स्ट्रक्चर इनेबल सोशल इंटीग्रेशन। ठीक बात है, इमिल डरकिम साहब ने ये सब बातें यहां पर करी हैं। ईपी थॉमसन ने यहां पर बोला है कि क्राउड और जो मॉब होते हैं ये एनार्किक हुलिगन्स यहां पर नहीं होते हैं, इनकी भी खुद की मोरल इकोनॉमी होती है। दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई सा नहीं है, दोनों करेक्ट है क्योंकि। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, डैश सच एज एक्सट्रीमली वेल्दी पीपल आर नॉट यूजुअली रिफर टू एज माइनॉरिटीज। ठीक है, कौन से लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें हम लोग यहां पर क्या करते हैं, माइनॉरिटीज के रूप में कंसीडर नहीं। जैसे पारसी कम्युनिटी हो गया है ना, तो उनको माइनॉरिटी थोड़ा ना कंसीडर करेंगे क्योंकि उनकी पोजीशन तो स्ट्रांग है ना, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज माइनॉरिटीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विच मेजर फैक्टर फोर्स इंडियन गवर्नमेंट इन 1991 टू टेक लिबरलाइजेशन। है ना, मतलब हमें थोड़ा सा अपनी लिबरल अप्रोचेस को यहां पर फॉलो करना है। तो लिबरलाइजेशन के बारे में कौन बात करेगा, बैड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिर उसके बाद है हाई टैक्स रेट्स लीडिंग टू हायर रिविजन, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है ना, इसमें आपको लगेगा कि ये सारे ही है क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दी अबव लगा है, लेकिन 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था उसका मेन कॉज ये था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनकी शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी। हेंस ऑप्शन नंबर डी इस सॉरी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इनमें से यहां पर लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है वो इंडिया की, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिलेगा, बताइए। पहली बात है कि सिंस द 1990s गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है। लाइसेंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन मेनी इंडियन कंपनीज स्मॉल एंड लार्ज हैव बीन बॉट ओवर बाय द मल्टीनेशनल्स, ये भी ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टीरियोटाइप्स fix whole group into a single dash categories, they refuse to recognize the dash across individuals and across context or across times। है ना, मतलब स्टीरियोटाइप जो है वो सबको एक ही तरह फिक्स कर देता है, जो भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात नहीं करता है। तो कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड्स आएंगे, तो याद रखिएगा इनको ये सिंगल होमोजीनियस जो यहाँ पर कैटेगरीज हैं उनमें ये डेवलप कर देगा। दूसरी बात यहां पर क्या है कि वेरिएशंस को ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दिया हुआ है, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इंटेल पार्टिसिपेशन इन द डैश which aims to bring about more free international trading system and require the opening up of Indian market to import। मतलब जो यहाँ पर ओवरऑल ट्रेड वगैरह होते हैं वो ओपन होने चाहिए, सभी लोग इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। तो ट्रेड वगैरह के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा इसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर। सोशल मोबिलिटी में आज जिसकी जो सोशल पोजीशन है उससे अलग इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। द डिग्री टू विच सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आर ओपन और क्लोज डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी। है ना, मतलब कोई भी पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कि सिस्टम है स्ट्रेटिफिकेशन वाला, अगर वो ओपन है तो उसमें यहाँ पर चेंजेस होते रहेंगे। आज मेरी पोजीशन कुछ और है, आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद कुछ और पोजीशन हो सकती है। क्लोज होगा तो फिर मैं उसी में फिक्स हो जाऊंगा। अब इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें अगर आप देखोगे तो मोबिलिटी जो है उसके बारे में बात करी गई है और यहाँ पर डिग्री के बारे में बात करी गई कि किसमें कितना मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड द ब्रिटिश अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिल रही है उसके लिए ब्रिटिशर्स ने कौन सा मेथड है जो यहाँ पर चूज किया। इंटरव्यू किए, सर्वे किया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, इंटरव्यू एंड पार्टिसिपेंट ऑर्गेन, तो इन्होंने सर्वेज यहाँ पर कंडक्ट किए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि और आपको किस तरीके के टॉपिक्स के यहाँ पर सेशन चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ना पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर भी एक सेशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आता है ना एक पिक्चर बेस्ड, तो उसमें कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट से, तो एक सेशन में आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा और जो जो पूछा जा सकता है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि कोई चीज आपको पढ़नी है या किसी सेशन के ऊपर आप मतलब टॉपिक के ऊपर सेशन यहाँ पर चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज द नॉन स्टेट नॉन मार्केट पार्ट ऑफ द पब्लिक डोमेन इन विच इंडिविजुअल गेट टुगेदर वॉलंटरली। ठीक है, तो पहली बात तो नॉन स्टेट है, नॉन मार्केट है, वॉलंटरली जो है वो यहाँ पर लोग इसका पार्ट बनेंगे, है ना, टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? सिविल सोसाइटी। क्या दूरदर्शन जो है वो एक सिविल सोसाइटी है क्या? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, टू इंश्योर देयर पॉलिटिकल कंट्रोल द वाइट यूरोपियन माइनॉरिटी डेवलप द पॉलिसी ऑफ, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं कि उनको डर लगता है कि आगे इन फ्यूचर हमारी पावर हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो वो लोग कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं ताकि, है ना, लंबे टाइम पीरियड तक जो है उनकी मोनोपोली क्रिएट रहे, उनकी पावर उनके पास यहाँ पर रहे। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपेर्थेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर चलाया। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द वर्ल्ड कम्युनलिज्म इज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट रिफर टू एग्रेसिव शेविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। ठीक है, वर्ड है ये, है ना, वर्ल्ड नहीं है, वर्ड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। Chauvinism is an attitude that sees one group as the only legitimate or worthy group, with other group being seen as inferior, illegitimate and opposed। ये डेफिनेशन भी जो है वो यहाँ पर ठीक दी गई है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर आप देखोगे तो अब रीजन इसका जस्टिफिकेशन है या नहीं है, तो एग्रेसिव शेविनिज्म के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो क्या मुझे एक बात बताओ कि आप केवल अपने आप को लेजिटिमेट मान रहे हो, बाकी लोगों को नहीं मान रहे हो, तो क्या ये एक एग्रेसिव शेविनिज्म नहीं है क्या? ये बिल्कुल है। तो रीजन असर्शन का करेक्ट जस्टिफिकेशन है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 असर्शन रीजन क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का फाउंडेशन किया था 1828 में। ठीक है, तो 1828 में इसका फाउंडेशन हो गया। दूसरी बात है कि हिज इन्फ्लुएंस वाज अपेरेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन एज वेल एज रिलीजन। तो ब्रह्म समाज का जो है ये फाउंडर है, और इनका जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस है ये पॉलिटिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में सब जगह पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या लगता है? ठीक है, तो दोनों जो है वो यहाँ पर क्या है बताइए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने ब्रह्म समाज मूवमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू किया, तो ऐसी तो कोई कोई मूवमेंट नहीं शुरू कर देगा ना। अगर मान लीजिए कि मैं कोई मूवमेंट यहाँ पर शुरू करना चाहूँ और मेरे पास कोई बैकिंग ना हो, मुझे सपोर्ट करने वाले लोग ना हो, तो क्या वो मूवमेंट यहाँ पर शुरू होगा? क्या नहीं होगा। तो इनका यहाँ पर बोला गया कि इनका जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और एजुकेशन में, ये देखने के बाद ही इन्होंने ब्रह्म समाज का जो है वो फाउंडेशन किया था। और 1829 में, है ना, जो सती प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी, इसे यहां पर क्या किया गया? समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा 1873 में किसका फाउंडेशन हुआ था? ट्रुथ सीकर सोसाइटी, है ना, टीएसएस। किसने किया था? महात्मा ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। After 1990, Government of India has followed a policy of liberalization. Under this policy, the private companies, especially foreign firms, were encouraged to invest in sectors which were earlier reserved only for the government, including telecom, civil aviation, power, etc. Read the above mentioned statements and mention the term that is used to call when the government tried to sell its share in several public sector companies। तो सरकार जो है वो अपने सरकारी शेयर को यहाँ पर क्या कर रही है? बेच रही है। पर्पस यहाँ पर क्या है कि भैया उसमें थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन उनका सही हो जाए, या फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि उनको थोड़े पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यहां पर बोला गया है कि जो सेकेंड फेज ऑफ, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? पहली बात बोली गई है कि सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस ओनली
इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस इन ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया। सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज राइस और व्हीट, ये तो पहले में हुआ था। सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन साउथ इंडिया में, गलत। तो याद रखिएगा इसमें ना ड्राई एंड सेमी एरिड है, और यहां पर क्या है, यहां पर केवल सेमी एरिड लिखा हुआ है। जहां पर भी ये ओनली लिखा रहता है ना, ये थोड़ा गड़बड़ करता है। तो आपको अगर मान लो कि कभी गेस करना होगी कि ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, तो जैसे कोई ओनली लिखा वाला है ना, तो उसको गलत कर देना। मेजोरिटी केस में ऐसा मत बोलना कि सर ने बोला है तो इसको यही कर देते हैं, है ना। तो राइट आंसर इज क्या, राइट आंसर इज ऑप्शन। अब जब गेस करना हो तो मेरा इस वाले पॉइंट के साथ आप यहां पर गेस कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि द प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द डेथ रेट आफ्टर 1921 वॉर इंक्रीज लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर फेमेन्स एंड एपिडेमिक डिसीज। मतलब कि जो डेथ रेट यहां पर कम हुए थे, उनको अगर आप देखोगे तो उनका जो मेन रीजन आपको देखने को मिलेगा वो ये था कि एपिडेमिक को हमने कंट्रोल कर लिया, और साथ ही साथ है ना जो ये फेमेन्स वगैरह है ये कंट्रोल कर लिए। मेजर एपिडेमिक डिसीज इन द पास्ट वर फीवर्स ऑफ, ठीक है, वेरियस सॉर्ट, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, है ना, कॉलरा, ये सब चीजें यहां पर हैं। तो पहले ना प्लेग, स्मॉल पॉक्स और कॉलरा, ठीक है, इस तरीके की जो डिसीजेस है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्प्रेड होती थी, और अब हमने इनको कंट्रोल कर लिया तो हमारा डेथ रेट जो है वो कम आ गया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलो अगली बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। When we say India is a nation of great cultural diversity, we mean that there are many different types of social groups and communities living there. The term diversity stands for neither differences nor equality, galat. Differences and inequality both, galat. Inequalities rather than equalities, गलत। अच्छा यहां पर ना इसे क्या करना है, इसे इनइक्वालिटीज को इनइक्वालिटीज यहां पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो डाइवर्सिटी होती है इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंसेस, है ना, रेदर देन इन इक्वालिटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, माइनॉरिटी इन दी सोशियोलॉजिकल सेंस कैन बी डिफाइंड बाई। ठीक है, अगर हमें सोशियोलॉजिकल सेंस में माइनॉरिटी को डिफाइन यहां पर करना है, ठीक है, तो हम इनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? प्रिविलेज के हिसाब से डिफाइन करोगे क्या? नहीं। न्यूमेरिकल डिस्टिंक्शन के हिसाब से नहीं। देखो ये ओनली लिखा हुआ है, गलत हो गया। इंडिविजुअलिज्म के हिसाब से नहीं। तो याद रखिएगा सॉलिडेरिटी ड्यू टू एक्सपीरियंस ऑफ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम लोग इनको यहां पर क्या करेंगे, जैसे कई सारे लोग हैं जो इनइक्वालिटीज का शिकार हुए हैं पहले से, है ना, तो उन सब चीजों को यहां पर कंसीडर किया जा सकता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी आइडेंटिफाइज द डैश टू बी ग्रोन, प्रोवाइड द डैश एंड अदर इनपुट्स एज वेल एज टेक्निकल नो, ठीक है, नो हाउ, है ना, नो हाउ मतलब टेक्निकल जो नॉलेज है वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्रॉप्स भी बताएंगे कौन सी ग्रो करनी है, और हम सीड्स भी प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको जो है पहले से यहां पर पैसे भी बता दे रहे हैं कि हम कितनी चीजों को जो है वो यहां पर खरीदने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29। आपसे पूछा गया है, हु फाउंडेड द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन द ईयर 1918 इन इंडिया। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है इसका फाउंडेशन 1918 में किसने किया था। तो ईयर भी याद रखिएगा, टीएलए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द इमर्जेंस ऑफ मशीन बेस्ड प्रोडक्शन ऑन द इनएनिमेट पावर सोर्सेस लाइक स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज। ठीक है, जहां पर हम लोग इन एनिमेट पावर जैसे स्टीम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब चीजों का यहां पर यूज करने, इसके लिए कौन सा टर्म जो है वो यहां पर देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, डैश इज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना, जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं या जिसे भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट वगैरह यहां पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज आपको देखने को मिलती है? एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है और एक ऑर्गेनाइजेशनल भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी को कहीं पर जॉब भी मिल सकती है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आप खुद का भी कोई बिजनेस वगैरह जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 32, फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटिव टू दी नॉन वर्कर। अच्छा, ये डिपेंडेंसी रेशियो जो है ना,
ये हम परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है, याद रखना। दिस इज समटाइम रिफर्ड टू एज दी। तो अगर मान लीजिए कि फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो है, फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं, है ना, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनका नंबर कम है वर्किंग पॉपुलेशन से, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है। तो इसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसे हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो यहां पर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 still more people are living in rural areas but the population of urban areas has increased। ठीक है, मतलब अभी भी अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज में ज्यादा लोग हैं और अर्बन एरियाज में लेकिन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक बात है, अभी 68.8% लोग जो है वो रूरल एरियाज में हैं और 31.2% लोग जो है वो अर्बन एरियाज में हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, क्या होगा बताओ, बताइए। एक चीज समझो यहां पर कि ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक हैं, लेकिन इससे यहां पर बोला गया है कि मोर पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज बट द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज हैज इंक्रीज्ड। है ना, अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो यहां पर क्या है, वो आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इससे ये वाली बात तो क्लियर हो रही है कि 68.8% जो है वो यहां पर क्या है कि गांव में रह रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है वो गांव में रह रहे हैं। लेकिन ये वाली बात समझ में आ रही है क्या कि पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज हैज इंक्रीज, ये 31.2 ही तो दिया है, इसके पहले की कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि जो डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है ये यहां पर क्या है कि ये कंप्लीट नहीं है ना, और इसीलिए हम इसको बिल्कुल सही तरीके से जो है वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चले क्वेश्चन नंबर 34। Human population tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of human subsistence can grow. Humanity is condemned to live in poverty forever because the growth of agriculture production will always be overtaken by population growth. Population growth जेमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी और सबसिस्टेंस के लिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो किस में होगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ये बात किसने बोली है, ये लिखी है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनकी बुक का नाम क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कौन से सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट जैसे टर्म्स यहां पर दिए। खमास आंध्र प्रदेश के हैं डोमिनेंट कास्ट में, याद रखिएगा। उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटका में मनाया जाता है, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इनका नाम है, ठीक है, नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इशू दैट चैलेंजेस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की डाइवर्सिटी को चैलेंज करने वाला मेजर इशू जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। ट्रेडिशनली अ लोअर कास्ट adopted the lifestyle of the dominant caste in the process of संस्कृताइजेशन। ठीक है, संस्कृताइजेशन की प्रोसेस में लोअर कास्ट जो है वो अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को यहां पर अडॉप्ट करेगा। ठीक बात है। Adaptation of the lifestyle of the dominant caste usually symbolize a caste of upward mobility within the caste system, और इसीलिए लोग इनकी चीजों को यहां पर अडॉप्ट भी करते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मतलब रीजन जो है वो यहां पर क्या है, असर्शन का करेक्ट जस्टिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 38। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। कौन सा सेंटेंस है नॉट करेक्ट अबाउट दी सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। पहली बात, social inequality and exclusion are social because they are not about individual but about groups। ठीक है, they are social in the sense they are not economic, although there are strong link between the social and economic inequality। ठीक बात है। social inequalities are systematic and structured while exclusion is a definite pattern to social inequality। ये भी ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा गया तो सारे करेक्ट हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, nation is a peculiar community that is easy to describe but hard to define, which of the following is a correct statement about nation। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है ना, ये पिछले साल आया था। तो कौन सा जो है जो नेशन को करेक्टली यहां पर क्या करता है, करेक्ट स्टेटमेंट बताता है। पहली बात, इट इज अ बॉडी दैट क्लेम्स मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स। इट इज अ पॉलिटिकल लीगल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन।
It is the ultimate source of legitimacy are the people who constitute it, और it claims control over geographical territory. तो आपको बताना है कि नेशन के बारे में क्या है, तो ये है अल्टीमेट सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी आर द पीपल हु कंस्टिट्यूट इट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, असर्शन रीजन है. प्रोटेस्ट बाय शेड्यूल कास्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एट्रोसिटीज हैव इंक्रीज्ड, देयर एक्शन हैव स्टर्ड द गवर्नमेंट मशीनरी टू इन्फोर्स लॉ, ठीक है, एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली. ठीक है, तो पहला वाला जो है वो गलत है. अब थोड़ा ना होता है ये सब चीजें, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर काम कर दिया है, तो इसका मतलब है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है. ठीक है, अब तो हमने पनिशबल ऑफेंस बना दिया है ना, तो एट्रोसिटीज वगैरह लिमिटेड होती हैं. चलो, एन इंडस्ट्री डिफाइंड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल मोड, ठीक है, इनटू इज नोन एज, ठीक है, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया है उसके बेसिस पे उसको कैसे यहां पर डिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो याद रखिएगा इसे हम लोग लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल दोनों कह सकते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलो 42 देखो. सोशल चेंज एंड चेंज एज चेंजेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप दैट ट्रांसफॉर्म कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन. तो सोशल क्या करेंगे, ये हमारे कल्चरल और सोशल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म यहां पर करते हैं सोशल चेंजेस. सोशल चेंजेस अकर ओवर टाइम एंड ऑफन हैव प्रोफाउंड एंड लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस फॉर द सोसाइटी. ठीक है, और ये चीज जो है वो रीजन को भी, असर्शन को भी जस्टिफाई कर रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. तो ये बोला गया ना, प्रोफाउंड एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43. स्पेनिश फ्लू, देखो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ही था, है ना, ये आ भी गया है ना, और लगभग कितने परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हुई थी वो आपको बताना है. ठीक है, चलो, तो स्पेनिश फ्लू का टाइम पीरियड है 1918 से 19. चलो 44 देखो. One kind of dash referred to emergence of westernized subcultural pattern through a minority section of Indian who first came in contact with Western culture. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन. ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास जी ने भी यहाँ पर दी है. ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है. चलो क्वेश्चन नंबर 45. Rapid growth in dash shows that town or city has been acting as a magnet for the rural population. पेपर में ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिटीज वगैरह होती हैं ये क्यों मैग्नेट के रूप में यहां पर काम करेंगे, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन के लिए. तो याद रखिएगा यहां पर क्या है, अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से रूरल एरियाज से बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज की तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेस इज कॉमनली कॉल्ड. ठीक है, जो रिसोर्सेस होते हैं उनका जो अनइक्वल एक्सेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. 47 दिया है. द इमर्जेंस ऑफ मशीन बेस्ड प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द इनएनिमेट पावर, ये हमने डिस्कस कर लिया, इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन. 48 दिया है. अलोंग विथ लैंग्वेज डैश हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथनो नेशनल आइडेंटिटी. तो हमारे यहाँ पर जो एथनो नेशनल आइडेंटिटी होती है उसका फॉर्मेशन किसके किसके थ्रू यहां पर होगा. तो याद रखिएगा इसमें लैंग्वेज तो होगा, साथ ही साथ रीजनल और ट्राइबल आइडेंटिटी, इसमें रिलीजन नहीं है. ठीक है, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या नहीं है, इसमें रिलीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49. इनिशियली द लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज एंड द प्रीवलेंस ऑफ डिसीजेस लेड टू अ रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन. मतलब पहले मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी और इसी वजह से लोगों की जो एवरेज एज है वो यहाँ पर कम थी. ठीक है, द एज स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, तो इसके ऊपर भी दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, है ना. एज स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग आपकी सोसाइटी में कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करी गई है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. चलो क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इज नेम्ड एज, ठीक है, सरस्वती आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा. बताओ किसको जो है वो यहां पर सरस्वती जो है वो यहां पर नाम दिया गया. ठीक है, तो इनको नाम यहां पर दिया गया. ठीक है, इनका नाम है पंडित रामाबाई. ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. ठीक है, चलो तो ये हमने यहाँ पर क्या किया कि थोड़े से, है ना, क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं. और सोशियोलॉजी के लिए अगर आपको लगता है कि आप और चाहते हैं, है ना, सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज के ऊपर सेशन,
तो आपको एक बार कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और कैसा लगा आपको सेशन, ये भी मेंशन करें। कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको सोशियोलॉजी के लिए वीडियोस यहाँ पर चाहिए, ये भी बता दीजिए। तो इन सब चीजों को बेसिस बनाकर हम ये पूरा का पूरा जो सेशन है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।